नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति एंड विमेनोवेटर अभिनव फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन। एंड आप जो भी विमेन्स एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं उनके सपोर्ट और एम्पावरिंग और मोटिवेशन के लिए वो बहुत सराहनीय है। मैं हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हायाल कहते हैं, मैं उसकी देखभाल करती हूँ लद्दाख से। और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि हायर एजुकेशन को चेंज करने की एम्बिशन रखती है। जैसे हम जो पढ़ते हैं सिर्फ वो कागजी सर्टिफिकेट्स ही वापस हमें मिलते हैं, उससे कुछ लाइफ स्किल्स नहीं हम सीखते, और जो हम पढ़ते हैं वो कॉन्टेक्चुअल नहीं होता। तो हयाल में हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, फिर हम इंडिजिनस विजडम, जो भारत की अपनी नॉलेज है, जो हम कॉलोनाइजेशन, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ थे, हम भूल चुके हैं, हम उसको रिक्लेम करते हैं, लोकल सॉल्यूशंस निकालते हैं लोकल प्रॉब्लम्स के। तो ये सारे काम हयाल में किए जाते हैं। और आज मैं जिस विषय में आपके साथ बातचीत करना चाहती हूँ वो बहुत ही मेरे दिल के नज़दीक है, क्योंकि मुझे याद है कि बचपन में जब मैं छोटी थी, मुझे दो चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती थी जब मैं हिंदी मूवीज़ देखती थी। एक तो कि हमेशा जो बॉस होता था वो मैन होता था, और जो सेक्रेटरी होती थी वो हीरोइन होती थी या लेडी होती थी। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये वुमेन क्यों बॉस नहीं है, जब मैं बड़ी होंगी मैं तो बॉस बनूंगी और एक मेल सेक्रेटरी रखूंगी। एंड फिर मैंने जब अपना एमबीए किया और फर्स्ट मेरी जॉब थी एज एन असिस्टेंट मैनेजर एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म में, और गेस व्हाट, मेरा सेक्रेटरी मैन था। दूसरी जो एक टेम्पलेट हमेशा मूवीज में मुझे बहुत रेस्टलेस बनाती थी कि हीरोइन हमेशा वो प्रिटी, सुंदर सी लेकिन वीक सी डैमसेल इन डिस्ट्रेस होती थी, जो कि पेड़ से बंधी रहती थी या चेयर से बंधी रहती थी और किसी हीरो का वेट करती थी, कोई नाइट इन शाइनिंग आर्मर आए और उसे बचाए। तो फिर मुझे ये लगता था कि ये क्यों अपने आप को नहीं बचा पाती है, क्यों ये खुद को नहीं डिफेंड कर सकती है, एंड क्यों उसको हीरो की ज़रूरत है। तो फिर बड़े होके मैंने कराटे सीखा, ब्लैक बेल्ट बनी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता, और अभी मैं पीसफुल वॉरियर एक इनिशिएटिव लॉन्च करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि पूरी भारत की विमेन को, लड़कियों को और औरतों को ब्लैक बेल्ट बनाए, क्योंकि हमें अपनी हिफाजत और सेल्फ डिफेंस, जो फिजिकल हमारा है पहला, वी हैव टू लर्न टू टेक केयर ऑफ इट। तो ये दोनों चीज़ें जब एक छोटे से मैं बालासोर उड़ीसा में मेरा जन्म हुआ था, तो एक छोटे से गांव में एक छोटी सी लड़की के जब दिमाग में ये सब चल रहा था कि क्यों वो बॉस नहीं बन सकती या क्यों वो अपना डिफेंस खुद नहीं कर सकती, उसी वक्त दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े अपहीवल्स आ रहे थे। जैसे विमेन जो है वो सारे मेल बैस्टियंस को ब्रेक कर रही थी। जैसे 1963 में वैलेंटीना तेरेश्कोवा ने स्पेस को कॉन्कर किया था। 3 साल के बाद ही इंदिरा गांधी इंडिया की फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और ये जब मैं ये बात सोच रही थी, ये 1970s, लेट 1970s में थी, मेरा बर्थ 72 में हुआ है। तो ये सब जो है उसी दौरान दुनिया में के दूसरे कोनों में ये सब हो रहा था। 75 में जंको टाबेई ने एवरेस्ट स्केल किया था, फर्स्ट वुमेन टू हैव स्केल्ड एवरेस्ट। 1979 में मार्गरेट थैचर बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन यूके। तो जो प्रोवर्बियल स्मैशिंग ऑफ द पेट्रियार्की जिसे हम कहते हैं, एक पेट्रियार्कल एक सोशल सिस्टम है जहाँ पर जो मेन ने बनाया है और वही वहाँ प्राइमरी पावर होल्ड करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप में हो, चाहे वो सोशल प्रिविलेजेस में हो, चाहे वो मॉरल अथॉरिटी में हो, चाहे कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज में हो। तो ये पेट्रियार्की को हर तरफ दुनिया से चैलेंज हो रहा था। और ये जो चैलेंज है ये बॉर्न हुआ था एज फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म का जो फर्स्ट फेज था, तब विमेन को वोट देने के राइट्स नहीं थे, जो अर्ली 20th सेंचुरी में। तो 1910 और 1950 के बीच बहुत सारी दुनिया की जो कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसीज हैं, उसमें विमेन सफ्रेज
अलाउ किया गया, मतलब विमेन हैड द राइट टू वोट। वो फर्स्ट फेज था फेमिनिज्म का। फिर सेकेंड फेज आया 1960 टू 80s, जबकि हम ये बात कर रहे हैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, वहाँ पर फाइट फॉर इक्वल वेजेस, अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, इसकी बात होने लगी। फिर थर्ड वेव आया। अभी रिसेंटली जो मी टू मूवमेंट था वो फोर्थ वेव माना जाता है फेमिनिज्म का। पर कुछ कुछ चीज़ों को अगर हम नज़रअंदाज करें, जो कि फेमिनिज्म के जो कुछ नेगेटिव एक्सप्रेशंस थे, जैसे इट लेड टू मैन हेटिंग और ब्रा बर्निंग, और इवन women picked up the so-called vices of men like smoking and drinking and drugs to attempt to be equal to them. अगर हम ये सब जो expressions है उसको हम बार करते हैं, पर in general feminism was a very important step, क्योंकि उसने एक चीज तो जरूर एस्टैब्लिश कर दी थी कि women can play in the man's game, in the man's world, and be equal to him or even better him. तो दिस वॉज वेयर मैन ऑल्सो, इसने ये भी कंपेल किया फॉर मेन टू सी विमेन डिफरेंटली। वो आज तक विमेन को टू बी कुकिंग फॉर देम और इन द किचन या टू बी देयर सपोर्ट, सो यूजुअली मैन ड्रीमर होता था, विजनरी होता था, विमेन वाज सपोर्टिंग। तो मैन ऑल्सो केम टू लुक एट विमेन डिफरेंटली। उनका इक्वल का जन्म हो चुका था, मैन के इक्वल का। बट ये एक प्राइस के साथ आया, क्योंकि इस प्रोसेस में, जो मैन के वर्ल्ड में अपने आप को प्रूव करने के प्रोसेस में, जो मेन के डेफिनेशन ऑफ सक्सेस था उसको मैच करने में विमेन के जो फाइनर एस्पेक्ट्स थे विमेनहुड के, वो उनको सैक्रिफाइस करने पड़े, और उसके बदले में उन्हें द क्वालिटीज ऑफ पावर, कंपटीशन, डोमिनियन, ये एक्वायर करनी पड़ी, इंस्टेड ऑफ उनकी जो क्वालिटीज होती हैं ऑफ केयरिंग, शेयरिंग, कोलैबोरेशन एंड सो ऑन। तो अगर आपको याद होगा तो उस समय, जैसे अगर झांसी की रानी के बारे में जो सबसे अच्छी पोएम लिखी गई है, तो उसको कहा खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, मतलब वो मर्दों जैसे लड़ी। या फिर अगर हम मार्गरेट थैचर की बात करते हैं तो उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, यू नो, शी वाज कॉल्ड द ओनली मैन इन द पार्लियामेंट। तो टू सर्वाइव इन दैट वर्ल्ड एंड टू बी इक्वल टू मेन, women had to give up their sensitivities, or this was one of the sacrifices that came. But on the whole, it was a positive movement in the 20th century, because women, जो कि 50% of the population है, they were back into the fold. जो proverbial glass ceiling है वो ब्रेक हुई, जो ऑपरेशन से वो जी रही थी वो खत्म हुआ, और उनको एक सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम मिली। तो अगर हम समराइज करें 20th सेंचुरी का फेमिनिज्म क्या था, तो वो इट गेव लीगल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम टू विमेन। मोस्ट कंट्रीज फ्री हुई, डेमोक्रेटिक हुई, और विमेन को पावर मिला वोट करने का। इकोनॉमिक फ्रीडम मिला, विमेन कैन नाउ वर्क, दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि whoever you depend on financially, वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंस के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी था, विच दिस मूवमेंट गेव। जो थर्ड और फोर्थ फेजेस थे, विच वाज मोर अबाउट जेंडर इक्वालिटी, अबाउट डिफाइनिंग योर ओन एस्पेक्ट्स ऑफ सक्सेस, योर ओन एस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, एंड तो वो उसमें अचीव हुआ। जैसे तो विमेन को इमोशनल फ्रीडम मिला, उनको मॉरल फ्रीडम मिला, मतलब उन्होंने अपने आप को डेवलप किया इंटेलेक्चुअली, दे फॉर्म्ड अ वर्ल्ड व्यू जो उनका खुद का था, दे कुड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, शी वाज कॉन्फिडेंट टू हैंडल। सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द 20th century फेमिनिज्म। बट राइट नाउ वी मे टेक अ पॉज, और हमें ये देखना है कि अभी फ्यूचर कहाँ जा रहा है। सो फार सो गुड, women have proven that they can be as good as men, if not more. But we have to now take stock of where are we headed. जो वर्ल्ड मैन ने बनाया है उसकी क्या हालत है आज? यही वैल्यूज आगे चलने वाले हैं कि कोई और वैल्यूज नेचर हमें कह रही है कि उस पर ध्यान दो? ये जो कोविड है, या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या जो पूरा ग्लोबल इकोनॉमाइजेशन है, तो ये हमें किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि वही 20th सेंचुरी को
आगे बढ़ाओ कि एक नया तरीका सोचो। तो इस पे हम थोड़ा गौर करेंगे। पर उससे पहले एक चीज मैं कहनी चाहूंगी कि एम्पावरमेंट जो विमेन की है वो तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक मैन की भी एम्पावरमेंट ना हो। हम क्यों कहते हैं मैन की एम्पावरमेंट नहीं हुई है? क्योंकि लेट अस कंपेयर ड्यूरिंग माय ग्रैंडफादर्स एज, मेरी दादी जी थी, वो घर का काम करती थी, दादाजी बाहर कमाते थे और शॉपिंग करके आते थे। Now fast forward 60 years. What is happening today? Women have picked up all the things that men were doing traditionally, earning their livelihood, bahar ka kaam, sab kuch. But what about men? Are they empowered to live without a woman? जब मैं बड़ी हो रही थी 1970s में, मेरी मम्मा कहती थी कि हर बेटी को बेटे जैसे बड़ा करना चाहिए। और आज जब मेरा एक 18 साल का बेटा है, मैं सबको ये कहती हूँ कि एक बेटे को बेटी के जैसे बड़ा करना चाहिए। He has to be taught to be self-reliant. He has to learn how to make his bed. उसको खुद कुक करना आना चाहिए. He has to develop the sensitivities of a woman. Because जब man और women दोनों liberate होंगे, तभी true relation between man and women is possible, which is based on mutual respect, independence and complementariness. तो मदर ऑफ श्री अरबिंदो आश्रम, जिससे कि मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ श्री अरबिंदो से, वो कहती हैं कि मैन और वुमेन दोनों में 3 वीकनेसेस हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट और स्लेवरी से मुक्त नहीं हो सकते। और वो ये है कि वुमेन, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए और एक मदरहुड के लिए उनकी अटैचमेंट है। और मेन को घर के कंफर्ट चाहिए, दे नीड टू पोजेस एंड कंट्रोल, और उनको सेक्सुअल रिलेशंस चाहिए। तो जब तक ये तीनों वीकनेसेस हम इस पे चाहे हम विमेन को जितना भी एम्पावर कर लें, एज लॉन्ग एज मैन और विमेन ये दोनों वीकनेसेस ओवरकम नहीं कर देते, वो स्ट्रेंजली एक दूसरे के स्लेव्स रहेंगे और दे विल बी टाइड डाउन इन वीकनेस। तो खलील गिब्रान ने बहुत ब्यूटीफुली प्रॉफिट में कहा था कि men and women have to be like the pillars of a temple, which stand apart, or like the oak and the cypress, which do not lean on one another, but are too independent and can give shade to others. या फिर one has to be like the जो सितार होती है, उसमें एक ही म्यूजिक प्ले होती है पर सारे स्ट्रिंग्स अलग अलग होते हैं। So when men and women are independent, फिर ही टोटल प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्रीनेस आ सकती है। सो ये पॉइंट इज इम्पोर्टेंट दैट along with women's empowerment, men have to be also empowered to be independent and take care of themselves. Now coming back to 20th century, तो हमने ये देखा कि 20th century के अपने वैल्यूज थे, क्योंकि it was the age of reason and individualism. उसमें वर्ल्ड वॉर्स हुए, पॉलिटिकल एक्सपेंशंस हुए, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशंस हुए। इट वाज ये हार्ड पावर और डोमिनियन की सेंचुरी थी, क्योंकि माइंड वाज द लीडिंग लीडर, और मेंटल अप्रोच जो है इट इज मोर ऑफ अ मैस्कुलिन क्वालिटी। सो द सेंचुरी वाज डोमिनेंटली पेट्रियार्कल। वो वही वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते थे और वुमेन को वैसे ही बनना होता था अगर उन्हें सक्सीड करना पड़ता। Now let us compare this to a 21st century. How is it different? So 21st century on the contrary is poised to be the precursor of the age of spirituality. इसमें the spirit will be the leader. It is a century of soft power that pervades all existence, and that would be the leader of our lives. So at this stage, जैसे human cycle follow हो रहा है, just from the age of expansion, materialism, we are moving to the age of spirituality. Women can emerge as natural leaders. उन्हें अभी masculine qualities के through ये करने की जरूरत नहीं होगी। बट आप ये क्वेश्चन करेंगे कि विमेन और स्पिरिचुअल एज में कैसे लीडर बन सकती है? आज तक अगर देखा जाए तो विमेन को तो टेम्पल्स या प्लेसेस ऑफ वर्शिप और मॉनेस्ट्रीज से दूर रखा जाता था। उनको spiritual path mein detraction, they were considered as detractors on the path of spirituality. Then how can she be the leader of an age which is spiritual? So here we have to relook at what is spiritual. तो हमें spirituality क्या है actually, हमें ये देखना है। Is it जो गेरुआ वस्त्र धारण करना और जोर जोर से
अल्लाह अकबर, ये है स्पिरिचुअलिटी की व्हाट इज ट्रू स्पिरिचुअलिटी. So to understand true spirituality, I would take you back to the Vedic age. Okay, जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन जो है वो अपने ब्यूटी के लिए मशहूर है. यूरोपियन सिविलाइजेशन अभी अपने सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के लिए मशहूर है. वैसे भारत हमेशा से अपनी फिलोसॉफिकल और आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी के लिए फेमस रहा है. और इंडिया को समझने के लिए अपनी अध्यात्म हेरिटेज को समझना जरूरी है, और उसके रूट्स वैदिक पीरियड में है. तो वैदिक पीरियड में अगर आप देखें, जो कि अलग अलग यूरोपियन स्कॉलर्स उसको अलग अलग डेट देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक's book, which we would go by because it is most scientific, it is at least 8,000 years old, वैदिक सिविलाइजेशन. सो 8,000 साल पहले भारत में वैदिक एज में मेन और वुमेन इक्वल थे. ये कैसा पता चलता है हमें? जैसे जो ऋषिकाज हैं, वहाँ जो ऋषि थे, पर उतनी ही ऋषिकाज भी थी. जो हम शादी में मंत्र पढ़ते हैं, इंडियन शादी में, हिंदू शादी में, वो एक सावित्री द्वारा रचित है, जो कि एक ऋषिका थी. वैसे ही जितने मेल मैस्कुलिन गॉड्स या पावर्स ऑफ कॉन्शियसनेस का उसमें वर्णन है, जैसे अग्नि या वरुण या मित्र, उतना ही सरस्वती, ईला, माही, उतनी ही उसमें फेमिनिन एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल रियलिटी उसमें है. एंड नॉट जस्ट दैट, जो ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल मदर हैं, जिनसे ये सब निकला है, द ओरिजिनल क्रिएट्रिक्स इज अदिति इन द वेदास. सो दिस होल our creation is supposed to have been created by a woman, from the woman power, Aditi, the transcendental mother. तो उस पीरियड में जो इक्वालिटी थी, वो धीरे धीरे जब हम वेदांतिक और सांख्यायिक एज में पहुंचे, तो और हाँ, जो ऋषिकाज बहुत सारी थी, जैसे लोपामुद्रा, मैत्री, गार्गी, उनके बहुत सारे, अपाला, पौलमी, in addition to Vasishtha and विश्वामित्र और मधुचंदास, वो मेल ऋषिज थे, पर उतनी ही फीमेल ऋषिज भी थी. तो वहाँ जो स्पिरिचुअलिटी जो वैदिक टाइम्स में प्रैक्टिस की जाती थी, इट वाज लाइफ एफर्मिंग स्पिरिचुअलिटी. उसमें घर बार छोड़ के केव में चले जाके रहना और ये दुनिया को माया समझ के छोड़ देना वैदिक वर्ल्ड व्यू नहीं था. वेदास वाज लाइफ एफर्मिंग स्पिरिचुअलिटी. लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, वो वेदास में वो वेदास का अप्रोच रहा है. और जैसे मैंने कहा, मेंटल इज अ मैस्कुलिन पावर. लाइफ जो है, लाइफ के साथ जुड़ के रहना इज अ फेमिनिन पावर. इसीलिए आप देखें, चाहे वो चाइल्ड बर्थ हो, चाहे कोई भी एग्जीक्यूटिव रोल हो, चीजें करना हो, मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं, या आप नेचर में देखें, कहीं सूरज उग रहा है तो कहीं फूल खिल रहे हैं, विच इज नेचर. शी मल्टीटास्क बिकॉज शी इज लिंक्ड विद लाइफ. तो भारत में हमेशा से स्पिरिचुअलिटी में लाइफ को एक माया समझ के छोड़ना नहीं था. इसीलिए जो कॉन्सेप्ट था यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट था, सिंबॉलिकली इट वाज नॉट अ फिजिकल कि जहां आपने आग जला दी और घी डाला, वो बाद में वैसा बन गया. पर ट्रू मीनिंग ऑफ यज्ञ इज लाइफ, एक्शन, थॉट, फीलिंग. हम जो अपनी एनर्जी स्पेंड करते हैं, उसको लाइफ को कैसे बेटर बनाया जाए. बट धीरे धीरे जब हम सांख्या की तरफ पहुंचे, तो पुरुष, प्रकृति, ये सब आया, और विमेन, द रोल ऑफ शक्ति बिकेम सबसर्विएंट टू मैन. और फिर धीरे धीरे डार्क एजेस आए, और अभी जब रेनेसांस हुआ, इट वाज अ मोर ऑफ अ मेंटल phenomenon. So women have always remained in the background. But today, the next age, जो है spiritual age, it is not going to be the traditional spirituality की जहाँ हम बस esoteric ideas की discuss करते हैं, या हम life छोड़ के monasteries में रहते हैं. That is not the philosophy or spirituality of tomorrow. The spirituality of tomorrow is how to not go to some kingdom of heaven which is up there, but to make earth the kingdom of heaven on earth. And that is where the role of the mother
of the creatrix, of the power to execute the role of women, become sacrosanct. And that is, to me, the role of women, or that is to become a 21st century woman, where the values are shifting from the masculine values of power and dominion to collaboration and to interconnectedness, where we are moving away from mind as the leader of life to the soul as the leader of life. और जो स्पिरिचुअल मूवमेंट जो कि अभी फ्यूचर में आने वाला है, उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, दो क्वालिटीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जो कि 5th डायमेंशन में है, जिसे कहते हैं कि वो है द एबिलिटी टू लव एंड टू बी कंपैशनेट, दैट इज गोइंग बियॉन्ड द हार्ट, not emotional heart, which is today it is something and tomorrow it is something, vagaries of emotional heart के जो पीछे है, the real heart or the soul. तो उधर से लव और कंपैशन से जीना, और जो माइंड है जिसने आज इतने डिविजन्स क्रिएट किए हैं, अगर आज मिल्क अच्छा है तो कल वीगन अच्छा है, तो परसों कुछ और अच्छा है. So mind always divides, and it is always there's one thing opposite to the other. So mind के beyond जाना is the next level of spirituality, where intuition and a deeper connect with nature, a systemic approach to life, that is the where the world is headed, and that is where women need not worry now onwards to acquire the qualities of men to equal them, but उन्हें अपनी जो inner qualities हैं, what they are naturally, उन्हें उनको acquire करना चाहिए. They have to be free from stereotypes. उनको कोई typecast होने की जरूरत नहीं है. They will choose how they will express their soul. They can choose to be a homemaker, or they can choose to be the president of a country. They can dress simply or dress gorgeously. They can choose to be mothers or not. But at the end of it, they will be self-aware. They would be developing the deeper humane qualities, which are the need for tomorrow, which is where spirituality of tomorrow belongs. We have to start looking at things in a holistic way. We have to look at interconnectedness, and life has to be made better. And who else than a woman to take a lead in this scenario, where spirituality will once again be making life better, making life meaningful, making life beautiful. And to do that, she has to go into her deepest aspirations. She has to find her uniqueness. She has to be herself. And that is why the talk is becoming, being a 21st century woman, not the role of a 21st century woman, or not thinking like a 21st century woman. It is being. Being means growing into it, imbibing those qualities. And the 21st century is the century of soft power, of the power of the spirit, of power of collaboration. And that is where the 21st century woman can play a role to lead man and humanity and establish her higher purpose on earth. This is where I would like to pause and maybe pick up questions so that it becomes more interactive. इतनी तेजी से बढ़ती हुई डिजिटल एज है, उसमें वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ आपका क्या सोचना है कि being a 21st century women, what are the initiatives they should take, or what are the philosophies they should follow so that they are able to maintain this work life balance? It's easier said than done, but it's very difficult. तो अगर आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल पाए. तो मुझे क्या लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, हमारे बहुत सारे जो वर्ल्ड व्यू हैं और हमारे जो इवन वोकैबुलरी वैसी बन गई है. जैसे आज ही मैंने व्हाट्सएप पे देखा फायर साइड चैट. तो फायर साइड चैट ठीक है, जहाँ सर्दियाँ होती हैं वहाँ पर हम फायर लगाते हैं और वहाँ चैट करते हैं. पर इंडिया में अभी समर में, वो भी जब 50 डिग्री पहुँच रहा है हर जगह टेम्परेचर, तो फायर साइड चैट हम क्यों करते हैं?
So the reason I'm giving you this example is ये जो work life balance भी ऐसा ही एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट इंडिया में आ गया है, क्योंकि हमारा पूरा जो काम करने का भी तरीका है इट इज कम्प्लीटली वेस्टर्नाइज्ड, whereas India में there was a genuine the way it was taken care of. जैसे to give you my example, when I was हमने एक कंपनी शुरू की थी जब मेरा बेटे का जन्म हुआ था. इट वॉज एन इंजीनियरिंग कंपनी और पूरी इंडिया में कोई ऑन्टरप्रेनर, लेडी ऑन्टरप्रेनर नहीं थी इन दैट फील्ड. बट इट वॉज स्टार्टेड एट होम, and while my son was there, I could see emails and I could do things, and that was in the early like 2001 too. But abhi there is so much of digital technology and all of that. The thing is, why there is a work-life imbalance problem is, again, we are chasing the metrics of the success, which is not true to our hearts. So even as a mother or as a woman, there is a certain chasing after values which are not our own. Because if we are living our true self, which I said, as woman, as swadharma, जिसे कहते हैं भारत में, so always you will find a practical way of dealing with this work-life issues. Because you asked a question which was pertaining to both man and woman, I find it difficult to answer. It is different in both the cases. It is true that when a child is born, women's career takes a beating because you have to put the child first. So there is a 5 to 10 years of, you take it slow. But the process of creation जो है, according to me, why does man create ये बड़े बड़े kingdoms और ये बड़े बड़े multinationals? Why does the man create that? Because the highest fulfillment is the need for creation. And when the woman, you find less of that ambition, because I think she has achieved that through creating another life. Motherhood is a very, very beautiful concept. I mean, it need not die a death in this age of feminism, because I think it is what makes you truly a feminine. You are giving birth to life. And when you do that, your fulfillment changes. Your fulfillment changes from bringing up a child, well, as much as it would be if you had a startup and you got your first round of funding. So when the child becomes 1 year old and he starts walking, it is a milestone. So all I'm saying is work-life balance की जो हम बात करते हैं वो हम एक ही नजरिए से ना देखें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगर हम fulfillment को अपना एम बनाएं लाइफ का, and not rat race of getting some success or fame that we think, then one can, and especially as a woman, जब आपकी circumstances life के change होते हैं, you have like a river, you can change your path and flow in a new direction of fulfillment. And in fact, you become a better version of yourself after motherhood. There has been a research of photographs of women before and after they had their child, and there is a certain depth and maturity which the woman develops because of that. And even when you go back, maybe you take a break of 5 years or something, and you have grown in that process. And when you go back, even to the old work that you're doing, you bring a completely new person into the work front. So work-life balance has to be seen differently for men and women. And if happiness and fulfillment is the purpose of life, by doing one's highest and living one's inner qualities, then I think one can always find ways of expressing what one needs to do in the world. बहुत बढ़िया. That's a very interesting perspective, गीतांजलि जी. जैसे कि आपने कहा, what is not intrinsic to where we are from and what we are, तो continuously द्वंद्व चलता रहता है. हमारे जो matrices which are a little westernized, which started from Macaulay system of education, which destroyed all the Gurukul system of education which was there. Yeah. Probably those matrices are still to be taken away. हम पूछते आज भी यही है कि आप कितना कमाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं. ये शायद भी हम पूछते हैं कि आप कितना खुश रह पाते हैं. तो those matrices probably are changing.
आपकी जो एडवाइस मिली है इतने सारे यंगस्टर्स को, probably they will start thinking in this direction. And I'll What give you actually another very balance nice means. example that how it can help you. Jab I took a break when my son was to be born, I was earning a certain package, which was very good. I was based out of Copenhagen. And then after he grew to be 1 year or 2 years, I went back and they were only offering me 60% of what I was earning even 2 years before. And I told them the same thing, कि I'm a better individual and जो भी technical I have missed in this 1 or 2 years, I can catch up in 2 months. But what I have grown as an individual, I can contribute. But then they were quite stubborn on it because, sorry to say, but it is still a male-dominated system who don't understand what a woman has gone through. But then that inspired me to start my first business. I said, it's done. I'm done with this employment game. I'm not going back into a system that does not value me and the changes that I have undergone as a mother. So I started, and that was the beginning of my entrepreneurial career. So you see, and it has been better than what it would have logically led me to go back to that system. So we can always reinvent, recreate ourselves and keep learning lifelong and give expression in newer ways to what we have become. Yeah, great, Gitanjali. I think whenever we connect the dots backwards, we always find that God's plan has been a better plan for us. And maybe if you would have got the same package, you wouldn't have taken the plunge of entrepreneurship and established this beautiful Himalayan Institute of Alternate Plan. Since we have a paucity of time, let me take some audience questions as well. Yes. And so that they also get a chance. They've been listening patiently. The first question is from Dundul Gurung. When you were small, you were thinking about why women can't become boss, defend themselves. I'm just reading verbatim. When you grow up, you became what you wished. So my question is, what or who inspired you to become boss, championship or black belt? This question is from Dundul Guru. Who was your inspiration? आपको किसने प्रेरणा दी कि आप वो कराटे की ब्लैक बेल्ट भी जीते और बॉस बने और सेक्रेटरी रखे? तो जैसे मैंने कहा कि मेरी मम्मा ने मुझे she brought me up with that complete freedom and with trust. तो the inspiration was within. Actually हर बच्चा हम जो इस दुनिया में आता है उसका अपना एक एस्पिरेशन होता है. वो एक फ्लावर के जैसे बर्ड बन के आता है, उसका खुद का खिलना होता है. उसको जस्ट राइट माहौल मिलना चाहिए. किसी को बहुत इंस्पिरेशंस मिलते हैं, कोई एक नहीं होता, लेकिन वो सोल के अंदर ही वो इंस्पिरेशन होती है. तो मुझे वैसा माहौल मिला. मेरी फैमिली में मेरी मम्मी ने मुझे सब एक्सप्लोर करने दिया. बहुत छोटी सी उम्र में मुझे I could go to Sri Aurobindo Ashram in a youth camp और मुझे वो पूरी philosophy पता चली. तो if I have to point out who were the main people who inspired me, of course my mother was the greatest enabler, and the vision and philosophy of Sri Aurobindo, because his is the 21st and beyond century philosophy and spirituality, and some of the very finest people who were in the ashram, like Shri Amal Kiran, who became my guru in a way, and they just encouraged me. All I needed was an encouragement and to just keep exploring and going forward. And you always find your way. If you're allowed to explore and you're allowed to fail and you're not judged because you have failed, then you eventually find your way. Great to hear about this. I think I was speaking to someone yesterday also. वो बता रही थी कि अगर माता पिता का भरोसा हो अपनी बच्ची पे और उसे फ्रीडम दी जाए, तो दुनिया कुछ भी कहे, she can conquer the world. So just like charity begins at home, this upbringing and going back to our real values also probably begins at home. And it's so beautiful to know कि आपकी माता जी ने आपका इतना support करा. We have some more questions also coming in, so I'll quickly run through the questions. This question is from Tarun Vijay. He's bringing a different facet. He's saying how to end toxic feminism and promote humans, not boys or girls. Yeah. So thanks, Tarun. Yeah, it's a very interesting question. And I, as I said during my talk also, that essentially
intrinsically, men and women are equal and complementary in their action. Okay, so yes, we don't need to go by this feminism, man, woman. Eventually, the purpose of life is to grow spiritually and in all integrality, in all the aspects of one's expression, and that is open to both men and women. This is the ideal, but generally the world has 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 not reached its ideal. So socially and politically, there are forces that come and there are ages that happen. So there was a time, no one could deny that, be it in the 16th, 17th, 18th centuries, when it was, I mean, if you see today, be it Nobel laureates or, poets, writers, you always find the number of women to be less. So partly it was, it could be, as I said, their own choice, because bringing birth to a child is the greatest fulfillment, but it was also in many cases that they were not allowed to do. So that is what we are setting it right now. So feminism, women fighting for their rights, just brought it to an equal playing ground. Not that we need to continue it. That is what I have said, that we don't need to take this battle forward. We can end it today about this men and women, because they both respect and collaborate and complement each other. But there are masculine qualities and there are feminine qualities. So what I said, that in 70s you had to be brought up like a boy, which means as a woman you have to develop masculine qualities. And what are those? Of this, physical strength, courage, and so on. Similarly, there are feminine qualities. So there are ages when there is one quality predominating and than the other. But in the end, both man and woman have to develop both the qualities, within themselves, and become integral beings and independent. And that is when true relationship starts, because you are complete in yourself and you come together in partnership or marriage or in anything, not because of a sense of need, but because you want to contribute, because you want to give. And relationships become from what I can have to self-giving. So becoming complete in ourselves is the way forward, both for men and women. Great. In fact, somewhere मुझे लगता है कि ये जो मस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज भी हैं, इसका भी काफी पाश्चात्यकरण हो चुका है. करेज को मस्कुलिन क्वालिटी बोलना इंस्टेड ऑफ फेमिनिन, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट सिन. The exemplary courage that women display, I mean, oh my god, sacrifice takes a lot of courage. While we take it for granted that women will step back in their career, it takes lot of guts and courage, especially in 21st women. So courage is something, Gitanjali ji, I would fully differ with you. We all at least consider it to be a feminine quality, and probably that's how there are so many questions coming on difference in culture. MD Sahil asked. I would just like to, when I was talking about courage, I was talking about women having the physical strength to defend themselves. So in two ways in future still, though we have become equal in many ways, economically, in every way, but in my training of karate and martial art, I find that many women even today think it is not for them. And that is where I agree that women have been tremendously courageous, and they have, and those are special instances. What we are talking about today is becoming, they expressing it, they're being aware that yes, we are strong inherently and we can express it. So that is where I had. Sure. Yeah, of course, there's a lot of conditioning that happened. If people have read Homo sapiens, initially women used to be the hunters and gatherers as well. It just so happened that since they were bearing child, and for that period men started agriculture and hunting, and then it actually became a practice that they would not be doing this hard physical labor, so the physical capacity is decreased. But yeah, there is a question, something around that only, the difference. MD Sahil asks, is being a 21st century woman different for Western and Eastern part of the world? Since they share absolutely different culture and beliefs, would being a 21st century woman be different in both parts of the world?
Yeah, so what I believe is that humanity is a whole. No? Humanity is one. It has one future. And this is evident now. If climate change happens in the US, it will happen also in India. So we are all bound by the same fate. So humanity is not, there is no West or East when it comes to the whole of humanity. And when we are talking about this spiritual age, it is for the entire humanity. But the East and the West, they, again, like man and woman, they have exemplified different values and different approaches. Like the West, after the Renaissance, has been more rationalistic, scientific, the Renaissance and all of that. And the East, and especially India, it has been more, spiritual, metaphysical, philosophical. Just as man and women have to find each other's qualities to become whole, similarly, East and West also have to learn to each other, from each other, and become whole. So the West has to learn spirituality from India, and the East and India has to learn the control and the use of matter, which they do so beautifully. Materialism, the beauty, the beautiful side of materialism, and how to harness it. It has to learn the Western approach. The scientific approach is also something we have to incorporate the best of it. So yes, the movements, and if you look at how things happen when even when this feminism was happening, the expression is different. In India, maybe it was expressed in a different way. In West, it may be through activism of another kind. But the forces are the same. The forces that prevail on humanity at any point in time are the same. It is the response which is different. So the issues of the gender issues have been the same. The responses have been different. But in future, it is taking up from there, from what the West has taught us a lot. As I said, the past century was the age of reason and individualism. क्योंकि उसके पहले जब dark ages थी, तो we had lost all our symbolicism, and it was a blind superstition we were in. So that is what the West has taught us, and we have to respect it. But what we stand for, if we lose it by copying West, that will be a big loss to the world. Great. So we will take last two questions. We have got a lot of questions. Some are by people who have already asked. So let's take this question by Khushi Bura. Khushi says, we say Indian education system is not up to the mark. But then why do we find Indians in higher position? Is there anything that we are unaware of? So maybe she means that... Why do we find India where? Indians in high position. I think what she wants to say is that, whether it's Google, Microsoft, HCL, Satyam Shivam Sundaram, across the world, the CEOs are Indian. Whereas we always criticize the Indian education system. So is there something that we are inherently missing? So first of all, a few examples don't prove either way. The sampling, it is called the sampling error. Yes, Indians have done very well because inherently we are hardworking and we do well in spite of the system. So I would say that Indian system really needs overhauling, because that is a separate issue altogether. That is a separate talk. But people who do well, they do it in spite of it, not because of it. That is one thing. And secondly, with all due respect to Satyam Shivam Sundaram, my question is, why does India not have a Google and a Microsoft and Apple? Why do we have only CEOs of those companies? So that is where the higher order thinking, which this education system does not, encourage. That is what we have. We don't have our own brands. What recently our Prime Minister said was very heartening, that vocal for local. We should have our own brands. Each and every phone that we are all holding is all, designed somewhere and made somewhere. So why not we make entrepreneurs? Why don't we have our own products? Why don't we have our own hardware, our own computers? All of us use Samsungs and Apples and all the brands which are outside. So that is where the education system is failing. It is not creating thinkers, free thinkers, innovators, entrepreneurs who can create. We are very good at following, at managing, at executing, but not at creating.
Wonderful, Gitanjali. And in fact, since the question was about Indian education system, the Indian education system we are following right now, वो भारतीय एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं. हमारी शिक्षा पद्धति तो गुरुकुल थी, जहाँ पे श्रुति से पास ऑन किया जाता था, कोई रिटर्न नहीं था. और सबसे बड़ी खासियत जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम की थी, जिसे मैकेले सिस्टम ऑफ एजुकेशन ने दबाया, वो ये थी कि गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में तर्क और वितर्क की आज्ञा थी. अगर मेरे गुरु ने मुझे कुछ बोला है तो मुझे उसे क्वेश्चन करने की मतलब encouragement मिलती थी. और मैकेले सिस्टम ऑफ एजुकेशन ने कहा कि yes sir, you just have to repeat what you are taught. So Indian education system, if it is implemented, probably will create much more free thinkers. हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में नहीं आई, बट प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव्स लिए. मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, नाउ वोकल फॉर लोकल. वो हमारी फिल्मों में भी दिख रहा है. Since we are going towards conclusion, I'll make it light. क्योंकि अगर हीरो कह रहा है कि गुजरात की हवा में हमेशा से व्यापार रहा है, तो इसका मतलब वो बदलाव आ रहा है. बॉलीवुड में जब आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर मूवीज आ गई, और भारत की हवा में हमेशा से एंटरप्रेन्योरशिप रही है. जियो मार्ट will probably be the biggest case study in the world of what an indigenous product can create as an impact. So Abhinav, because the education का question है and which is very dear to my heart, so this maybe we can end with this also कि जो 5 चीजें हैं इंडियन एजुकेशन में जो हमें ठीक करनी है. एक है कि हमारा जो एजुकेशन है वो कॉन्टेक्चुअल नहीं है. जैसे हमें पता होता है कि अमेज़न फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, लेकिन मेरे गार्डन में क्या सॉइल है और मैं क्या ग्रो कर सकती हूँ वो नहीं पता होता. तो कॉन्टेक्चुअल नहीं है. सेकेंडली, एक्सपीरियंशियल नहीं है. हम सिर्फ रट्टा मार के एग्जाम लिखते हैं थ्योरेटिकली, हम करते नहीं है अपने हाथों से. ये दूसरी प्रॉब्लम है, क्योंकि जितना भी एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन खुद करना होता है. थर्डली, हमने अपनी इंडिजिनस विजडम को लाइक बेबी विद द बाथ वाटर फेंक दिया है. हम वो भूल चुके हैं. जो इतने हमारे स्क्रिप्चर्स में पाइथागोरस थ्योरम से लेके बहुत सारे जो नए अभी वो हैं, फिबोनाची जो थे पहले, और मेटलर्जी से लेके एग्रीकल्चर तक, आर्किटेक्चर से लेके डिज़ाइन तक, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स थे, तो हम वो भूल चुके हैं. तो उसे रिक्लेम करने की ज़रूरत है. ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है. चौथी, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने वो एजुकेशन फॉलो की, तो वो स्पेशलाइजेशन की थी एक एक चीज़ में. लेकिन जो अभिनव कह रहे थे गुरुकुल में और यहाँ पर हम पूरे सिस्टेमिक वे से सोचते थे. हम मल्टी डिसिप्लिनरी वे से सोचते थे कि अगर एग्रीकल्चर में ये होगा तो क्लाइमेट पे क्या असर पड़ेगा और उसका असर उधर क्या होगा. तो फोर्थ जो चीज़ हमें एजुकेशन में लानी है कि कैसे हम इसको इंटरडिसिप्लिनरी बनाएं, मल्टी डिसिप्लिनरी. सो ये चीज़ें जो मिसिंग है, इसीलिए हम क्रिएटर्स और फ्री थिंकर्स नहीं पैदा कर पा रहे हैं. एंड दैट इज राइट. अनदर थिंग विच अभिनव सेड कि लिबरल आर्ट्स जो है, जो इंडिया की शान रहा है, तक्षशिला, नालंदा में जब पूरी दुनिया से लोग आते थे, तर्क वितर्क, हमारा जो हमारे जो दर्शन शास्त्र हैं उसमें जो डायलेक्टिक्स होता था, डिबेटिंग, very as they said, not to raise your voice but to raise your argument. वो रहा है इंडिया का कि very do you even know कि if you look at हिंदुइज्म के जो सारे ब्रांचेस हैं वो कंप्लीट मटेरियलिज्म से लेके चार्वाका की फिलोसफी, इट इज कंप्लीट मटेरियलिज्म से लेके कंप्लीट निर्गुणा ब्राह्मण ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, नास्तिक शास्त्र से लेके पूरा वैदिक विच इज so ये पूरा गैमट था. और they were all living happily together. They could all discuss, and not like the TV shows of today where people are screaming at each other. Even छोटी सी बात, वो बड़े बड़े values life के इतने जो हम parliamentary debate की बात करते हैं, it is most unparliamentary आजकल तो. But this is what liberal arts education India has lost, the true liberal arts education, and we have to revive that. So I forget who asked this question. Parul? No. So these are some of the things which need to be brought back into the education system. Great. In fact,
आपने जो फिबोनाची सीरीज का बताया जो 17th सेंचुरी में यूरोप में आया, वो 5वीं शताब्दी में भारत में ऑलरेडी वरानिका नंबर के हिसाब से बताया जा चुका था। एंड उसके बाद दोबारा भी विजयनगर में रीडिस्कवर हुआ था 12th सेंचुरी में। सो या आई थिंक बहुत लोग कहते हैं कि क्या फायदा पास्ट में जाने का, क्योंकि आज तो वो हो ही गया है। बट जाने का फायदा है, दो फायदे हैं। एक तो अगर मैं बचपन में मैंने पाइथागोरस का ही नाम सुना है और बौधियान का नाम ही नहीं सुना, तो मुझे कैसे अपने देश के लिए प्राइड होगा? एंड दैट नेशनल प्राइड इज द लीवर विद विच यू बिल्ड द फ्यूचर। तो इसीलिए जरूरी है। और नंबर 2, जो हमने रिक्लेम किए हैं और जो स्क्रिप्चर्स, उसी में ये सब निकला है। बट बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं लाखों में, जो कि गाँव में इधर उधर पड़े हैं, जो कि ट्रांसलेट नहीं हुए हैं, जो कि दे आर लूजिंग देयर फिडेलिटी। तो उनको रिक्लेम करना, उनको वो करना, उसमें पता नहीं क्या क्या गहराइयाँ हो, जो कि हमें फ्यूचर में, जिसकी हमें जरूरत है। क्योंकि हमने जो हाल बनाया है अर्थ का, आई थिंक वी रियली नीड some insights into how to take care of ourselves and our universe and our earth. Priya Grover says, how could we maintain the same respect that boys and girls are equal? Okay, let me rephrase it because it's written in a different English, wrong English. So, प्रिया ग्रोवर कहना चाह रही हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि लड़के और लड़की बराबर हैं और दोनों का सेम रिस्पेक्ट होना चाहिए। लड़कों को बाहर जाने दिया जाता है और लड़कियों को घर की सारी काम करना पड़ता है। इंडिया की सोसाइटी में इंडियन मेल को ऐसी फीलिंग दे दी गई है कि उसकी रेपुटेशन गर्ल के ऊपर है। सो वो सारी चीजें कर सकता है जो एक औरत नहीं कर सकती है। सो हम कैसे कह सकते हैं कि वो दोनों बराबर हैं? maybe you can answer this, then I want to add my bit to it. Yeah. तो हाँ, आपने सही कहा कि 70% हमारी इंडिया जो है वो विलेजेस में रहती है और बहुत डिफरेंट कंडीशंस है। इंडिया एक ही इंडिया नहीं है, इंडिया बहुत इंडियाज हैं। रूरल इंडिया बहुत ही डिफरेंट है। और तो एक तो उसको हमें ठीक करना है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि इक्वल वो अपॉर्चुनिटी में आज के दिन नहीं है, क्योंकि शायद इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, फैमिली का प्रेशर या सोसाइटी का। तो व्हेन वी से, जब हम कहते हैं कि मेन और वुमेन इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि वो कुछ भी चीज अगर करना चाहें तो उनमें इक्वल क्षमता है कि वो अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को साकार कर सके। उनमें जो क्वालिटीज हैं, उनमें जो फैकल्टीज हैं, वो अगर वो उसको एजुकेट किया जाए तो दोनों में सेम पोटेंशियल है, ताकि वो अपना रियलाइज कर सकें पोटेंशियल। लेकिन ऐसा जरूर है कि हमारे भारत में बहुत ऐसे बड़ी होती हैं लड़कियां कि ये तुम्हारा काम है और लड़कों को ये तुम्हारा काम नहीं है। तो ये हमें चेंज करना है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो आपको चेंज करना है अपने दायरे में। आपके जो ड्रीम्स हैं आपको वो साकार करने हैं साथ साथ। और घर का काम कोई बुरा नहीं है। मैं आज तक सारी डस्टिंग और अभी झाड़ू पोछा मैंने बचपन से किया है और अभी भी करती हूँ, चाहे घर पे करना हो। घर का काम कोई बुरा नहीं है, लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि दिन भर होता है घर का काम, बहुत टाइम होता है। और वो हमें सही तरीके से कैसे हमें क्या सीखना है, हमें कैसे उसको करना है, वो हम जरूर कर सकते हैं। और अगर आप अपने दायरे में ये चेंज करोगे तो वो नेक्स्ट जनरेशन ऐसे ही चेंजेस आएंगे। एब्सोल्युटली गीतांजलि जी, बहुत ही बढ़िया। आपने एक जो ये चीज हाईलाइट करी है कि घर का काम करना भी बुरा नहीं होता, वही प्रिया मैं समझ सकता हूँ आपको जो कष्ट है, वो कष्ट कई महिलाओं को है, क्योंकि वो कहना आसान है कि आप करिए, लेकिन वैसी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी जाती है। बट जैसे गीतांजलि मैम कह रही हैं, चेंज बिगिंस विद यू। आप अपने दायरे में रह के बदलाव लाइए। अगर किसी भी परिवार की एक लड़की एक बार स्टैंड ले लेती है, बदलाव की ओर बढ़ जाती है, आप मान नहीं सकते हो आने वाले कितनी जनरेशंस के लिए वो पूरे का पूरा जो कुनबा है उस परिवार का आप बदल सकते हो। और कोई मैं और ये बदलाव अपने एग्जाम्पल से कहना चाहती हूँ। और मेरी बुआ भी है, शी इज ऑल्सो वॉचिंग इट टुडे, ये वाला शो। और मेरी जो खुद की बुआ हैं दोनों की, वो वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स भी थी और बहुत, लेकिन उनकी 19 साल में शादी हो गई। तो मैं भी उसी परिवार में थी कि जहाँ
तब 1970s में ऐसा होता था। मेरी खुद की मम्मा की शादी 17 साल में हुई। लेकिन मुझे क्योंकि लगा कि सिर्फ यही नहीं है, और ये इसमें कोई बुराई नहीं है अगर हम मदरहुड और फैमिली और होम मेकर चूज करना चाहें, वो बिल्कुल एक बहुत अच्छी चॉइस है। जापान में और इंडिया में भी मदरहुड बहुत ही एक पूरा सेशन मदरहुड पे हो सकता है कि हम पूरा नेक्स्ट जनरेशन तैयार करते हैं। प्री नेटल एजुकेशन से लेके पूरा ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबल काम है। तो ये हाउसवाइफ होना या होम मेकर होना ये कोई ट्रिवियलाइज करने वाली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी अपने में जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि उसके साथ भी अगर हमें करने का है तो मैं उसी फैमिली में थी जहाँ मेरे से पहले नहीं कोई लेडी ने प्रोफेशनल करियर चूज किया था। लेकिन मैं छोटे गांव से थी, बालासोर उड़ीसा में, और लेकिन मैंने किया क्योंकि वो मेरे सोल की एक्सप्रेशन थी। पर साथ साथ मैंने घर का काम भी किया। मैंने एक बेटे को भी बहुत अच्छे से बड़ा किया। अभी जब लॉकडाउन है तो कोई घर में सर्वेंट नहीं है तो मैं खाना भी बनाती हूँ और झाड़ू भी मारती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं वेदास भी पढ़ पाती हूँ, हयाल की भी मीटिंग्स कर पाती हूँ। तो यही मैंने अपने टॉक में कहा कि विमेन को शक्ति कहा जाता है, शक्ति जो कि नेचर में प्रकृति बनती है। और आपने देखा होगा प्रकृति बहुत सारे काम कर सकती है, वो तो हमें वो शक्ति है कि हम घर के काम के साथ साथ सब कुछ और भी कर सकें, और उसको कैसे भी हम अपने दायरे में रह के बदल सकें। थैंक यू सो मच गीतांजलि जी, आज आपने इतना अच्छा वक्तव्य प्रस्तुत करा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ एंड स्टे सैनिटाइज्ड। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया।